श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। Story name is Ishqbaz Session 2 and this story is begin from chapter 220 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। नताशा के पागलपन को देखकर एक पल के लिए तो वह कांप गया, उसकी हिम्मत ही नहीं हुई नताशा के सामने जाने की। उसने नीचे देखा तो बहुत सारी आग जल रही थी जिसके बीच नताशा घिरी हुई थी और अब ये देखकर अथर्व को नताशा की चिंता होने लगी। अथर्व ने नताशा को बहुत आवाज भी दी लेकिन वायलिन की आवाज में अथर्व की आवाज दबके रह गई और नताशा को इस तरह देखकर सभी लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे थे। तभी अथर्व ने जल्दी से हिम्मत दिखाते हुए नताशा की तरफ जंप लगाई और उसने जल्दी से वायलिन छीनकर दूर फेंक। उसने जैसे ही नताशा के कंधे को पकड़कर उसे डांटने की कोशिश की। नताशा, तुम पागल हो गई हो क्या? हम तुम्हें कब से पुकार। और इससे पहले कि अथर्व आगे कुछ का पाता अचानक ही नताशा उसकी बाहों में बेहोश हो गई और ये देखकर अथर्व और आसपास खड़े सभी लोग हैरान रह गए और रॉकी की भी अचानक ही सांस अटक गई। तभी अथर्व समर की मदद से जल्दी नताशा को टेरेस से नीचे उसके कमरे में लेकर आया। आशी भी अपनी आंखों में आंसू लिए जल्दी से नीचे आई। बट से कहकर उन लोगों ने डॉक्टर को इन्फॉर्म करवाया और फार्म हाउस में नताशा की तलाश में लगे हुए सभी लोगों को अभी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि नताशा मिल चुकी है, इसलिए तलाश का काम रुक गया था। अब क्रिश गुस्से से नताशा के कमरे की तरफ जा ही रहा था, तभी आशी ने उसे रास्ते में रोकते हुए उसे नताशा की कंडीशन के बारे में सब समझा दिया था, जो समझकर क्रिश थोड़ा शांत हुआ था। तभी डॉक्टर भी आकर नताशा को चेक कर चुके थे और उन्होंने नताशा को थोड़ी ड्रिप और इंजेक्शन लगाए थे। इसके साथ ही उन्होंने कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके क्रिश के सामने सर झुकाते हुए कहा, किंग मैडम इमोशनली काफी वीक है। आई थिंक कोई बात उनके दिमाग पर बहुत ही ज्यादा असर कर रही है। हमारे हिसाब से उन्हें खुश रखने की ज्यादा जरूरत है। प्लीज कोशिश कीजिएगा वह ज्यादा स्ट्रेस ना ले, वरना उनकी तबीयत और खराब हो सकती है। बाकी हमने मेडिसिन दे दी है, उन्हें सुबह तक होश आ जाएगा। डॉक्टर की बात सुनकर सभी लोग थोड़ी शांत हुए। अब डॉक्टर वहां से जा चुके थे। अथर्व नताशा के बगल में बैठकर उसके हाथ को अपने हाथों में लेकर उसके लिए रो रहा था, परेशान हो रहा था। उसे सचमुच अपनी बहन की बहुत चिंता हो रही थी। समर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे शांत कर रहा था। वही रॉकी जो कब से उस दरवाजे पर खड़ा था, वह जैसे ही नताशा से मिलने के लिए उसके दरवाजे की तरफ जाने को हुआ, अचानक ही आशी उसके बीच में आ गई और गुस्से से रॉकी की तरफ देखते हुए बोली, खबरदार, जो मेरी बहन के करीब पर जाने की कोशिश की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देख रहे हो उसकी कंडीशन, उसकी ये कंडीशन तुम्हारे कारण है। तुमने उसे तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी और अब क्या तुम मुझे इस कंडीशन में देखकर एंजॉय करना चाहते हो? देखो वह जिंदा लाश बन चुकी है, अब तो खुश होना तुम उसे इस तरह देखकर। मुझे तो समझ नहीं आता आखिर उसकी गलती क्या है? क्या तुमसे प्यार करना उसकी गलती है? देखो रॉकी, मैं अब कुछ नहीं कहना चाहती, बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ और छोड़ दो उसे उसके हाल पर। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, फिलहाल यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अगर अथर्व भाई ने तुम्हें देखा तो एक बार फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। कहते हुए आशी ने अपनी काली गहरी आंखों से सामने खड़े गार्ड की तरफ देखा और आशी की आंखों के इशारे को समझकर गॉड अपना सर झुकाकर जल्दी से रॉकी के सामने आए। उन्होंने रॉकी के सामने सीना तानते हुए कहा, मास्टर प्लीज आप हमारे साथ चलिए। आशी की आंखों में गुस्से को देखकर और आसपास के माहौल को देखकर रॉकी भी कोई बहस नहीं करता, बोल के चुपचाप वहां से चला जाता है। शायद इस वक्त उसका यहाँ से जाना ही जरूरी था। राहुल और एनानीक, गोरी और याना नताशा को देखकर चुपचाप वहां से चले गए, क्योंकि फिलहाल पेशेंट के सामने ज्यादा लोगों का रहना ठीक नहीं है। आशी की आंखों में एक बार फिर नमी आने लगी थी। वह अपने कदम जैसे ही नताशा के कमरे के अंदर बढ़ाने को हुई, तभी अचानक ही उसने खुद को हवा में महसूस किया, क्योंकि क्रिश ने अगले ही पलों से अपनी गोद में उठा लिया था। ये सब इतना जल्दी हुआ कि आशी को कुछ भी समझने का मौका नहीं मिला, और जब तक वह समझता वह क्रिश की बाहों में थी। अरे साइको, ये तो मुझे कहा। शट अप फायरफ्लाई, चुपचाप मेरे साथ चलो। अगर एक शब्द भी और कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं देख रहा हूँ बहुत आंसू बह रहे हैं तुम्हारे आजकल, जो टॉलरेट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तुम चलो मेरे साथ।
अंदर तुम्हें तो मैं बताता हूँ, कहते हुए क्रिश उसे गुस्से से अपने कंधे पर उठाकर अपने कमरे की तरफ चल दिया और आशी गफरते हुए क्रिश के कंधे पर लटकी हुई। उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह क्रिश का ऑब्जेक्शन कर सके, अगर किया तो न जाने उसका साइको पति अपने गुस्से में क्या कर जाए। लेकिन फिर भी उसने बड़ी हिम्मत करके अपनी घबराती हुई आवाज में क्रिश कहा, ला ला ला, लेकिन साइको वो ना 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 नताशा शट अप, अब किसी और का जिक्र नहीं सुनना चाहता मैं, तुम्हारी जुबान से बहुत कर लिया तुमने अपनी बहन का ख्याल, अब मुझ पर ध्यान दो वरना, कहते हुए क्रिश अगले ही पल अपने कमरे में दाखिल हो चुका था। उसने लात मार कर दरवाजे को लॉक कर दिया। दरवाजा ऑटो लॉक था, एक साथ सेट होते ही वह लॉक हो जाता था और अब क्रिश ने बिना एक पल की देरी किए अचानक ही आशी को उठाकर बेड पर पटक दिया। इस बेड पर रखा हुआ मैट्रेस काफी स्पूंजी और सॉफ्ट था। आशी को बिल्कुल भी चोट नहीं लगी, बल्कि वह अचानक ही उछलकर कुछ इंच ऊपर तक आ गई थी। आह, साइको, कहते हुए आशी घबराते हुए खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। वह घबराते हुए बेड पर पीछे की तरफ सरकने लगी। इस वक्त उसकी आंखों में घबराहट साफ नजर आ रही थी और तभी क्रिश गुस्से से अपनी शर्ट खोल अचानक ही फ्लो पर फेंक देता है और बिना एक पल की देरी किए आशी के पैरों को पकड़कर झटके से अपने नीचे खींचता है। आशी खुद को संभाल नहीं पाई और अगले ही पल वह क्रिश के नीचे थी और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, क्रिश अगले ही पल उसके ऊपर आ गया। उसने अपने एक हाथ से आशी के हाथों को पकड़कर गुस्से से उसके सर के ऊपर कर दिया और अपनी गुस्से भरी नीली आंखों से ढूंढते हुए अपने एक एक शब्द जवाब कर बोला, बहुत रोना आ रहा है आजकल तुम्हें, क्यों, कितनी बार कहा है मैं तुम्हारी आंखों में आंसू की एक बूंद नहीं देखना चाहता, मुझे नफरत है आंसुओं से, उसके बावजूद तुम लगातार इन आंखों से आंसू बहा रही हो, क्या तुम्हें मेरी बात कहने पर समझ नहीं आती, बोलो, जवाब दो मुझे, मैंने कहा था ना कमरे में आराम करो तो फिर तुम बाहर क्यों भटक रही थी, तुम्हारी अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई फायरफ्लाई कि तुम मेरी बातों को नजरअंदाज करो, टेल मी डैम टेल मी, क्या तुम्हारे अंदर से मेरा खौफ खत्म हो गया है या तुम्हारी हिम्मत ज्यादा बढ़ गई है, क्या तुम भूल गई हो मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारे साथ आजकल सॉफ्ट पेश आ रहा हूँ, इसका मतलब क्या ये है कि तुम मेरी बातों को नजरअंदाज करो, उसे इग्नोर करो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है तुम मुझे हर रात मेरे बिस्तर पर मेरे नीचे चाहिए, मेरे साथ चाहिए, मेरी बाहों में चाहिए, टाइम देखा है तुमने, इट इज 2:30 इन द नाइट, आधी रात बीत चुकी है और मुझे मेरा सुकून नहीं मिला, बोलो क्या करूं मैं, तुम्हारा जवाब दो, कहते हुए कुछ गुस्से से आशी को घूरते हुए उस पर चिल्ला रहा था और आशी उसकी बातों को सुनकर काफी हैरान थी। उसे क्रिश की बातों को सुनकर डर भी लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। जहां घर में सभी लोग इतने परेशान हैं वहां इस आदमी को अपनी चाहतों की जरूरत है, लेकिन आशी बेचारी भले ही डेविल प्रिंसेस है लेकिन इस वक्त उसके सामने जो इंसान है वह ड्रैगन किंग है, उसका प्यार है, उसका पति है। वह बेचारी चाहकर भी उसे पर चिल्ला नहीं सकती थी, वरना उसके बाद उसका क्या हाल होता शायद उसके फरिश्ते भी नहीं जानते थे। इसीलिए आशी अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए अपनी लड़खड़ाती और घबराती हुई आवाज में बोली, साइको, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, वह ना 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 नताशा इस कंडीशन में और तुम ये सब शट अप, जस्ट शट अप, नताशा इस कंडीशन में है सो व्हाट, उसका ख्याल रखने के लिए फैमिली में बाकी मेंबर है, उसका भाई है, समर है, मैंने अपने सुपरफास्ट सिक्योरिटी गार्ड्स लगाए हैं उसके आसपास और वह खुद कोई बच्ची नहीं है, उसे अपना भला बुरा खुद समझना होगा, हर वक्त तुम नहीं रह सकती उसके साथ फायरफ्लाई, तुम शादीशुदा हो, तुम्हारी लाइफ की फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्हारा हस्बैंड होना चाहिए, ना कि तुम्हारी बहन और सो कॉल्ड फैमिली। क्या मैं हर पल तुम्हारे आगे पीछे घूमूंगा तब तुम्हें ये बात समझ में आएगी कि तुम्हें मेरे पास भी रहना चाहिए, क्या तुम्हारे लिए मेरी जरा भी इम्पोर्टेंस नहीं है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो फायरफ्लाई। कहते हुए क्रिश की बातों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था, जो समझकर आशी घबराते हुए जैसे ही कुछ बोलने के लिए मुंह खोलते हैं तभी अचानक साइको, वो मैं अमरमम, आह साइको प्लीज मेरी बात तो उममम। आशी अपनी बातों को कहने की कोशिश कर रही थी लेकिन क्रिश उसके होठों पर टूट पड़ा था। अब वह काफी पैशनेट तरीके से उसके होठों को स्मूच करते हुए किस कर रहा था। वह उसके होठों को अपने होठों में दबाकर लगभग बाहर की तरफ खींचते हुए चूम रहा था। आशी अचानक क्रिश कैसा करने से थोड़ी घबरा गई। वह क्रिश की बाहों से छूटने की कोशिश कर रही थी ताकि उसे कुछ कह सके, लेकिन क्रिश था कि समझने को तैयार ही नहीं था। उसे तो बस यह नजर आ
रहा था कि उसकी फायरफ्लाई उसे इग्नोर कर रही है, जो बात वह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आशी उसके लिए क्या थी वह सिर्फ वही समझ सकता था। क्रिश उसके होठों को काफी पैशनेट तरीके से किस कर रहा था और अब उसका दूसरा हाथ आशी के बदन पर चलने लगा था। वह काफी रफली आशी के बदन को सहला रहा था। कहीं ना कहीं वह इसके जरिए अपना गुस्सा भी आशी को दिखाना चाहता था और उसके साथ ही उसकी दीवानगी का लेवल ही अलग था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी और इसी वक्त आशी को अपने अंदर उतार लगा। वह काफी फोर्स और स्पीड के साथ एक्ट कर रहा था। वह आशी को दीवानों और पागलों की तरह किस कर रहा था। आशी कुछ पल के लिए क्रिश को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अब वह समझ चुकी थी कि क्रिश नहीं रुकने वाला और यह समझने के बाद उसने क्रिश की बाहों में खुद को ढीला छोड़ दिया। अब वह बिल्कुल शांत हो गई। आशी को शांत देख क्रिश ने अपने गुस्से वाली हरकतों को थोड़ा कंट्रोल किया, क्योंकि वह तब तक वाइल्ड था जब तक आशी खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। और आशी के सॉफ्ट होते ही क्रिश भी सॉफ्ट हो गया। उसके होठों को दीवानों की तरह चूम रहा था। अब उसे आशी के मुंह में इंटर करना था, लेकिन आशी ने मुंह नहीं खोला था। उसने अपनी जीभ से उसके होठों को अलग करने की कोशिश की, लेकिन क्रिश इतना डेस्परेट था कि उसे एक सेकंड का चैन नहीं था। उसने धीरे से आशिकी के होठों को छोड़ अपनी नीली नजरों से उसके होठों की तरफ देखते हुए कहा, अपना मुंह खोलो, मुझे टेस्ट करना है। और क्रिश की एरोगेंट आवाज को सुनकर आशी ने घबराते हुए धीरे से अपने होठों को अलग किया। तभी क्रिश अपने चेहरे पर थोड़ी तिरछी मुस्कान लिए उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कमांडिंग टोन में बोला, जब मैं किस करूँ तो मुझे रिप्लाई करना, वरना। क्रिश के शब्दों में धमकी साफ नजर आती, जो सुनकर आशी तो पहले ही घबराई हुई थी और भी ज्यादा डर गई। अब क्रिश एक बार फिर आशी के होठों पर टूट पड़ा। उसने अपनी जीभ राशि के मुंह में इंटर की ओर से फ्रेंच किस करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ पल बाद क्रिश का सॉफ्ट और पैशनेट भी है आशी भी एंजॉय करने लगी थी। उसने भी अब वह भी अपनी आंखें बंद करते हुए क्रिश के किस को रिप्लाई देने लगी। हालांकि उसे किस करना तो नहीं आ रहा था, पर वह कोशिश कर रही थी। अचानक क्रिश ने अपनी जीभ से आशी की जीभ को लपेटकर अपने मुंह में लेकर शक करना शुरू कर दिया और अब आशी की सीसकियां निकलनी शुरू हो गई थी। दोनों ही काफी देर तक एक दूसरे को फ्रेंच किस कर रहे थे। आशी को अपना साथ देते हुए महसूस कर क्रिश ने धीरे से उसके हाथों को अपने हाथों से आजाद किया और ऐसा होते ही आशी ने अपने हाथों को क्रिश के बालों और गले में लपेटना शुरू कर दिया। क्रिश के हाथ काफी सेड्यूस तरीके से आशी की बॉडी पर चलने लगे। कुछ तो पहले ही शॉर्टलेस था। उसकी मस्कुलर बॉडी को देखकर आशी भी पिघलने लगी थी। क्रिश के हाथ धीरे धीरे आशी की टॉप के अंदर जाने लगे और उसने एक झटके में आशी के टॉप को 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। यह महसूस होते ही आशी थोड़ी सी घबरा गई। अब आशी अपने यहाँ पर इनरवियर में क्रिश के सामने थी। उसके उभार को देखकर क्रिश पागल होने लगा था। उसने अपने दोनों हाथों के मुट्ठियों में उन्हें जकड़ते हुए काफी फोर्स के साथ प्रेस करना शुरू कर दिया, जिसके कारण आशी की सीसकियां काफी तेजी से निकल रही थी। उसे अपनी बॉडी में पेन भी हो रहा था। देखते ही देखते दोनों के कपड़े फ्लो पर गिरे हुए थे और अब क्रिश उसे पूरी शिद्दत के साथ पूरी बॉडी पर वेट किस कर रहा था। इसके साथ ही वह उसे हल्के हल्के लव बाइट भी दे रहा था। आशी की मौन करने की आवाज लगातार कमरे में गूंज रही थी। अब क्रिश धीरे धीरे उसके होठों को छोड़ नीचे की तरफ आने लगा और आशी की सांस भारी होने लगी। उसने उसके सीने को अपने मुंह में लेकर शक करना शुरू कर दिया था। उसके दूसरा हाथ लगातार अपनी हरकतें कर रहा था। आशी की सिसकियों में क्रिश का नाम था, जिन्हें सुनते हुए क्रिश और भी वाइल्ड हो रहा था, लेकिन वह अपने आप को कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रहा था। वह आशी पर फोर्स नहीं कर रहा था। अब वह धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा था। तभी यह महसूस होते ही आशी ने तुरंत ही क्रिश के कंधे पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसे रुक जाने के लिए कहा, साइको प्लीज नो नॉट देयर। वाई कहते हुए क्रिश अपना चेहरा उठाकर अपनी नीली नजरों से घूरते हुए आशी को देखा और क्रिश की नीली नजरों को देखकर आशी ने घबराते हुए कहा, बिकॉज आई कांट स्टैंड इट देयर। कहते हुए आशी शर्मा रही थी, जो सुनकर क्रिश के चेहरे पर एक इवेंट स्माइल आई। उसने अपने चेहरे की स्माइल को गहरा करते हुए कहा, माई लव यू शुड गेट यूज्ड टू इट नाउ बिकॉज योर हबी लाइक्स इट एंड यू हैव टू टॉलरेट दिस। कहते हुए क्रिश अपने हाथों की उंगलियों से उसे नीचे सहलाना शुरू कर दिया और यह महसूस करते ही आशी की सीसकियां काफी तेज हो गई। बताइए, बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। उसकी पकड़ क्रिश के कंधे पर कस गई थी। उसके नाखून क्रिश के बदन पर चुभने लगे थे। एक दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि वह इन चीजों को
एंजॉय कर रहा था। धीरे धीरे वो नीचे की तरफ आया और वह अपने होठों से उसे महसूस कर रहा था। आशी सचमुच तड़प उठी थी, उसके माथे से पसीना बहन लगा था, उसके होंठ कांपने लगे थे और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे में काफी देर तक कोई हुए थे। कुछ देर बाद कृष धीरे से उसके ऊपर आया और उसके होठों को अपने होठों में कैद करते हुए अचानक ही उसके अंदर इंटर कर गया। आशी के मुंह से एक हल्की सीसक निकली, लेकिन कृष ने उसे उसके गले से बाहर आने ही नहीं दिया। अब दोनों की सीसकियां और आन्हें उस कमरे में गूंज रही थी। आशी अपनी थकी हुई आवाज में कृष के कंधे पर मारते हुए उससे शिकायत करते हुए बोली, आह साइको, तुम बहुत गंदे हो, तुम मेरी एक बात नहीं सुनते हैं। आह तुम मुझे हमेशा तंग करते हो, तुम्हें ये गलत फहमी है फायरफ्लाई। अगर मैं आज तक किसी की बात सुनी है तो वो सिर्फ तुम हो और तंग करने का तो हक है मुझे। मेरा सुकून भी तुम हो, मेरा जुनून भी तुम, मेरा ख्याल भी तुम हो, मेरा पागलपन भी तुम। नाउ डोंट से एनीथिंग, लेट मी एंजॉय दिस मूवमेंट। कहते हुए कृष ने अपनी मूवमेंट फास्ट कर दी और अब दोनों की सिसकियां काफी तेजी से कमरे में गूंज रही थी। और जहां ये दोनों लव बर्ड एक दूसरे में खोए हुए थे, वहीं दूसरी तरफ रॉकी नताशा के दर्द को महसूस करते हुए अपने कमरे में बिस्तर पर करवट बदल रहा था। नताशा के आज के एक्ट के बाद वह इस बात को बहुत अच्छे से समझ गया था कि नताशा उसे भूलने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन वह इस बात को समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर नताशा में अचानक कितना बदलाव क्यों आया है। वह क्यों उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। वह ये समझ नहीं पा रहा था कि जब वह अपनी तरफ से नताशा की तरफ कदम बढ़ा रहा है तो नताशा अपने कदम पीछे क्यों ले रही है, क्यों वह किसी और का हाथ थामने के लिए रॉकी का हाथ छोड़ रही है। आज जब उसने नताशा को दर्द से वायलिन बजाते हुए और आग में अपनी यादों को जलाते हुए देखा, न जाने क्यों रॉकी को आज बहुत तकलीफ हो रही थी। वह बस एक बार नताशा से मिलना चाहता था, उससे बात करना चाहता था, लेकिन आज उसे पूरे घर वाले अपने और नताशा के बीच की दीवार लग रहे थे। जैसे मोहब्बत की दुश्मन दुनिया होती है, वैसे ही रॉकी की दुश्मन उसकी अपनी फैमिली का और उसकी अपनी बीवी थी। इंसान किसी को तब मनाए जब वह उसके सामने जा पाए, लेकिन यहाँ तो उसका हर जगह से रास्ता बंद था। रॉकी चाहता तो पिछली बार की तरह छुपते छुपाते नताशा से मिलने जा सकता था, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि दरवाजे के बाहर कृष के गार्ड लगे हुए थे और कमरे के अंदर अथर्व खुद नताशा के पास बैठा हुआ था। रॉकी चाह कर भी उसके पास जा नहीं सकता था और यहाँ कमरे में यह अकेलापन उसे खाता जा रहा था। देखते ही देखते पूरी रात बीत गई, जहां सुबह 6 o'clock बजे तक कृष आशी को अपनी बाहों से आजाद ही नहीं किया था और फाइनली सुबह का सूरज निकलने के बाद आशी थक हार कर कृष के कंधे पर मारते हुए थकी हुई आवाज में उससे रुक जाने की रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन कृष फिलहाल उसे आजाद करने के मूड में नहीं था। लेकिन अपनी प्यारी सी मासूम बीवी की हालत पर तरस खाते हुए उसने लास्ट धमकी देते हुए कहा, ओके मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन प्रॉमिस करो रात 10 o'clock बजे से पहले तुम मुझे वापस इसी पर रूम में मिलेगी बिना मेरे कहे, वरना इससे भी पूरी हालत करूंगा तुम्हारी कि 2 दिन तक किसी को नजर नहीं आओगी। गॉट इट। और कृष की धमकी सुनकर आशी, जिसकी आंखें आप लगभग बंद हो रही थी, अपने निकली होठों को बाहर निकाल कर लगभग रोने जैसा चेहरा बनाकर बोली, गंदे साइको, मैं एक दिन तुम्हारे सारी दांत तोड़ दूंगी। और इतना कहते हुए आशी तुरंत ही गहरी नींद में चली गई। वह सचमुच काफी थक गई थी, उसके चेहरे पर थकावट साफ नजर आ रही थी, लेकिन उसके धमकी सुनकर कृष के चेहरे पर एक न दिखने वाली मुस्कान थी। उसे हमेशा अपनी फायरफ्लाई की यही मासूमियत तो अट्रैक्ट करती थी। अब कृष उसके माथे पर धीरे से किस करते हुए उसे अलग हुआ और उसके बदन पर एक ब्लैंकेट से कवर करते हुए वह बाथरूम में फ्रेश होने चला गया। थोड़ी देर में वह खुद को क्लीन करता है और अपनी कमर में एक टॉवल लपेटे हुए एक गीले कपड़े को लाकर आशी को अपने हाथों से क्लीन करता है। आशी जो गहरी नींद में सोई हुई थी, उसे इस बात का एहसास ही नहीं था। ऑपरेशन तुमसे एक लॉन्ग फ्रॉक लाकर आशी को अपने हाथों से पहना देता है और उसके सॉफ्ट गालों को अपने हाथों से सहलाते हुए उसके माथे पर किस करता है। उसे आशी पर बहुत प्यार आ रहा था। उसका थकान भरा चेहरा कृष को बहुत क्यूट लग रहा था। अब कृष बाथरूम में जाकर खुद भी फ्रेश होने लगा। उसने शावर लिया और थोड़ी ही देर में क्लोजेट रूम में जाकर वह अपनी ड्रेस भी वेयर करता है। आज कृष्ण एक ब्लैक वेस्ट और ब्लैक लोअर पहना था। इसके साथ ही जल्द से सेट किए हुए बाल और गले में हमेशा की तरह एक प्लेटिनम चैन जिसमें के अल्फाबेट का पेंडेंट लटका हुआ था। हाथों में लिमिटेड एडिशन वॉच और
दूसरे हाथ में एक प्लेटिनम ब्रेसलेट, पैरों में नॉर्मल शूज। वह हमेशा की तरह काफी हैंडसम लग रहा था। कमरे से निकलने से पहले उसने एक नज़र आशी को देखा और उसकी नज़र घड़ी पर गई जिसमें इस वक्त सुबह के 7 o'clock बज रहे थे। क्रिश एक ठंडी सांस लेकर कमरे से बाहर निकल गया। सुबह लगभग 8 o'clock नताशा को भी हल्का हल्का होश आने लगा। अथर्व, जो कि नताशा की ही बगल में बैठे हुए उसके पैरों के पास ही सो गया था। अचानक ही नताशा ने धीरे से आंखें खोली और आसपास देखा। वह एक नए कमरे में थी। अब उसने अपने पैरों के पास कुछ महसूस किया। उसने अपना चेहरा उठाकर देखा तो अथर्व को अपने पैरों के पास सोया हुआ देखकर उसकी आंखों में नमी उतर आई। अपने भाई की यह हालत देखकर उसे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था। आखिर वह कैसे इतनी सेल्फिश हो सकती है कि अपने लिए अपने भाई को भी तकलीफ दे रही है। वह अच्छे से जानती है अगर वह खुश नहीं रहेगी तो उसका भाई भी कभी खुश नहीं रहेगा। नताशा ने मन ही मन रोते हुए अपने आप से कहा, बस भाई, बहुत हो गया। ये हमारी आंखों के आखिरी आंसू थे। इसके बाद मैं किसी के लिए नहीं रोऊंगी, बल्कि आप मुझे मुस्कुराना है, अपने लिए ना सही आपके लिए, अपने परिवार के लिए, उन लोगों के लिए जिनके चेहरे की मुस्कान मेरी मुस्कान से जुड़ी हुई है। मैं सिर्फ एक इंसान के लिए सबको नहीं बुला सकती। जो खत्म होना था मैंने उसे खत्म कर दिया है। शायद मेरी किस्मत में यही था। अगर मेरी किस्मत में ये दर्द अकेले सहन लिखा है तो मैं अकेले सहूंगी। मैं जानती हूँ उस इंसान को भूलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। शायद मैं उसे कभी भूल भी ना पाऊँ, क्योंकि वह सिर्फ मेरा पहला प्यार नहीं बल्कि मेरा बचपन, मेरी जिंदगी था। वह मेरा पति था, भले ही नाम का ही सही, पर मेरा उसके साथ एक रिश्ता था। दुनिया की नजरों में वह इनलीगल हो, अधूरा हो, पर मेरी नज़र में वह पूरा था, लीगल था, क्योंकि वह रिश्ता मैंने अपने दिल से जोड़ा था। भले ही उसे रिश्ते के साथ मेरा कोई वजूद नहीं, भविष्य नहीं, लेकिन अब मैं इतना समझ चुकी हूँ कि कुछ दर्द दिल में ही दबा कर रखा जाए तो अच्छा है, कुछ ना कहा जाए तो अच्छा है, सब कुछ छुपा लिया जाए तो अच्छा है, दिल पर पत्थर रखकर आगे बढ़ा जाए तो अच्छा है। शायद से मैं आपकी और मेरे परिवार की खुशी है। भले ही मैं कभी समर को प्यार ना कर पाऊँ, उसे पति ना मान पाऊँ, पर वह मेरे लिए हमेशा मेरा दोस्त होगा, मेरी फर्स्ट और लास्ट प्रायोरिटी होगा। मैं उसे अपने साथ कभी भी सरवाइव करने नहीं दूंगी। रॉकी मेरा अतीत था, मुझे अपने भविष्य की तरफ कदम बढ़ाने होंगे और अब मुझे ये साबित करना है कि मैं चीज़ तो बिल्कुल नहीं हूँ। मैं किसी की जीत की ट्रॉफी नहीं हूँ, किसी की जिद नहीं हूँ। मैं नताशा हूँ, नताशा एक जीती जागती लड़की। अब वक्त आ गया है मैं अपने सपनों और ख्वाबों ख्यालों से बाहर निकलूं, हकीकत की दुनिया में आऊं, क्योंकि इस दुनिया में मेरा परिवार है, मेरा भाई है जो मुझे बहुत प्यार करता है, जिसके दर्द और तकलीफ की वजह शायद मैं बन चुकी हूँ, पर अब नहीं भाई, अब हम दोनों किसी के लिए नहीं रोएंगे। देर से ही सही, पर मुझे ये बात आज समझ में आई है कि सब कर लेना, लम्हे जाया मत करना, गलत जगह जज्बे जाया मत करना। इश्क तो नियत की सच्चाई देखता है, दिल ना झुके तो सजदे जाया मत करना। ये सुबह हम दोनों की जिंदगी का एक नया सवेरा लेकर आई है भाई, कहते हुए नताशा ने एक ठंडी सांस ली और अब वह धीरे से अपने बिस्तर से उठकर अपने हाथों में लगी हुई ड्रिप के इंजेक्शन को खींचकर निकाल दिया। अचानक ही खून की एक तेज फुहार उसके चेहरे पर छूटी, लेकिन उसने इस चीज को इस तरह इग्नोर कर दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हाथों की नसों से खून टपकने लगा था, पर उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया, बल्कि वह अथर्व के पास आकर खड़ी हो गई। उसने एक ब्लैंकेट लेकर अपने भाई को कवर किया। अथर्व अब तक नताशा के जागने से अनजान था, क्योंकि वह रात भर उसके पास बैठा रो रहा था। सुबह होते ही उसकी नींद लग गई थी। अब नताशा ने अपने कदम बाथरूम में बढ़ा दिए और बिना कपड़े खोल ही शावर ऑन कर दिया। वह अपनी आंखें खोलते हुए सामने मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देख रही थी। इस वक्त उसके दिल में तो बहुत दर्द था, पर चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसकी बुरी गहरी आंखें ज्यादा रोने के कारण लाल हो चुकी थी, लेकिन शायद अब उसने अपने आंसू पीने का फैसला ले लिया था। अब उसकी आंखों से एक भी आंसू नहीं बहा। काफी देर तक वह अपना रिफ्लेक्शन आईने में देखती रही और अचानक ही उसने बाथरूम में रखा हुआ एक शोपीस उठाकर उसे आईने पर फेंक कर मारा, जिसके कारण वह कांच एक ही पल में टुकड़े टुकड़े हो गए और फर्श पर बिखर गए। अब नताशा गुस्से से जमीन पर बैठकर उस कांच के टुकड़ों में अपना रिफ्लेक्शन देखते हुए चिल्लाकर बोली, खत्म हो गया सब कुछ, अब एक नई शुरुआत होगी। कहते हुए नताशा घूरकर उन टुकड़ों में अपना रिफ्लेक्शन देख ही रही थी, तभी अचानक ही अथर्व के कानों में कांच के टूटने की आवाज गई और वह हड़बड़ाते हुए अपनी जगह
से उठा। उसने जल्दी से अपनी नज़र घुमार पूरे कमरे में देखा। उसे नताशा कहीं नजर नहीं आई और अब वह घबरा गया। तभी उसे बाथरूम में पानी गिरने की आवाज़ सुनाई दी और वह जल्दी से बाथरूम के दरवाजे पर जाकर नताशा को आवाज़ देते हुए बोला, नत्तू नत्तू तू ठीक तो है नत्तू, प्लीज़ प्लीज़ बच्चे, तुझे मेरी कसम, प्लीज़ कुछ भी गलत मत करना नत्तू, तुझे अपने भाई की कसम, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ कुछ भी गलत मत करना, तू मुझसे जो कहेगी मैं करूँगा। मैं तेरे लिए रॉकी के पैरों पर गिर जाऊँगा, नाक रगड़कर उसे मनाने की कोशिश करूँगा, मैं सारी खुशियाँ तेरे कदमों में लाकर रख दूँगा, तू मुझे जो कहेगी जो मांगेगी मैं सब दूँगा, लेकिन प्लीज़ तू कुछ भी गलत मत करना ना, तू मैं मर जाऊँगा मेरे बच्चे, प्लीज़ कुछ जवाब दे बच्चे, कहते हुए अथर्व दरवाजा पकड़कर फूट फूट कर रो रहा था। और तभी अचानक ही बाथरूम का दरवाजा खुला और सामने का नज़ारा देखकर अथर्व हैरान रह गया। उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। क्या नताशा रॉकी को भुलाने में कामयाब हो पाएगी या रॉकी खो देगा अपनी मोहब्बत? अभी कहानी जारी रहेगी। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।